किसी के पास मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड है, नाम से पता नहीं चलेगा कि क्या है। अगर इसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा। निफ्टी 500 इनका इंडेक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी में भी लगा सकते हैं। कितना लगाएंगे उस आगे पोर्टफोलियो देखते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे मिलेंगे जो ये कैटेगरी का फंड लिए होंगे तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा जब से लिए काफी अच्छा चल रहा है, इसके सामने तो स्मॉल कैप भी अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बॉटम में खरीदा है और जब मार्केट बढ़ता गया तो उनका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव दिखा। उसके रेस्पेक्ट में स्मॉल कैप भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब स्मॉल कैप खरीदा तो बढ़े हुए पे खरीदा, तो ये चक्कर होता है। लेकिन एनालाइज करेंगे तो क्यों कोई फंड अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में, उसके अंदर अगर घुसेंगे तो एक ही बात पता चलेगा, उस फंड में स्मॉल कैप का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा होगा, इसीलिए उन्होंने ज्यादा परसेंटेज रिटर्न दिखाया। यहाँ पे यदि मुझसे पूछेंगे कि काफी सारे कैटेगरी में स्मॉल कैप को छोड़ करके मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जिसका आईएम सबसे ज्यादा हो उसमें पैसा लगाना चाहिए धीरे धीरे करके। अदर कैटेगरी में है तो धीरे धीरे निकल करके इसी सब कैटेगरी में आपको धीरे धीरे करके आ जाना चाहिए, यदि यहाँ से लंबा समय अभी आपका जर्नी बचा हुआ है। अगर इन सभी कैटेगरी का बात करें तो StarSIP.in में जब जाते हैं आप तो यहाँ पे देखेंगे आप मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस्ड है, लार्ज एंड मिड कैप है, डिविडेंड यील्ड है, कॉन्ट्रा है, इस तरह से करके मल्टी एसेट एलोकेशन है, इस तरह से करके आप काफी देखेंगे। तो अब इसके अंदर जाके देखते हैं, ये मान लेते हैं मल्टी कैप। तो मल्टी कैप में अगर ICICI मल्टी कैप चुना है तो यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कैप में 25% का एक्सपोजर है, लार्ज कैप में 42%, मिड कैप में 25%, लगभग 25-25 और लगभग 50 लार्ज कैप में है। अगर उसी तरह फ्लेक्सी कैप का बात करो, यहाँ पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अभी एक्सपोजर देखेंगे स्मॉल कैप में बहुत कम है, 2.5% है। अदर्स 30%, अदर्स मतलब स्मॉल कैप में 2.5%, लार्ज कैप में 62%, मिड कैप में 2% और अदर्स में 30%। इस तरह से इनका ऊपर नीचे करते रहेंगे, मिड में कितना जाएंगे, लार्ज में कितना जाएंगे, स्मॉल में कितना जाएंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे अभी दिख रहा है 3 महीना 6 महीना के बाद भी यही दिखेगा। अगर दूसरे कैटेगरी का बात करें, यहाँ पे फोकस्ड कैटेगरी में देखते हैं, फोकस मतलब ज्यादातर बोलते हैं कि 30 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी ज्यादा हो भी जाएगा, नियम बन जाता है, पर नियम को अक्षर सा पालन करना मुश्किल है। तो यहाँ पे 30 के जगह 32 स्टॉक भी है। अगर एमफी के कैटेगरी में जाएंगे ना तो यहाँ पे फोकस्ड फंड का मतलब है कि मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही है कैटेगरी में, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन फंड मैनेजर एएमसी के पास इतना तो सुविधा है कि इन्वेस्टर के हितों के दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा स्टॉक को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा भी जा सकते हैं। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कैटेगरी का बात करें, आईसीसी डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मतलब जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बार बार देते हैं रेगुलरली, उस स्टॉक में फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे। स्मॉल कैप में 6% का है लगभग, लार्ज कैप में 81%, मिड कैप में 5%, ज्यादातर लार्ज कैप ही डिविडेंड देते हैं, तो यहाँ पे झोंक करके पैसा रखा है। तो लंबे समय में ये दूसरे कैटेगरी से कम रिटर्न देंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे। फिर यदि यहाँ पे कॉन्ट्रा के कैटेगरी में आते हैं तो 3 ही फंड है, एसबीआई, इन्वेस्को, कोटक कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा क्या बोलते हैं, जो अंडर वैल्यूड है फंड मैनेजर उसमें लगाएंगे। तो क्या स्मॉल कैप के साथ ऐसा नहीं होगा? वहां ज्यादा वैल्यू वाला फंड खरीद लेंगे, मिड कैप में ऐसा करेंगे। सब में वही बात है, बस बेचना है माल तो अलग अलग कैटेगरी बना दो। मैं अगर रहूं ना ऊपर में, एक ही फंड रहे, ऑल इक्विटी एक फंड, कोई तामझाम, कोई लफड़ा ही नहीं, कोई मार्केटिंग, कुछ नहीं। जो भी पैसा लगाओगे सब डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, एवरेज रिटर्न सबको मिल जाएगा। डेट एक फंड, इक्विटी एक फंड, इतना बखेड़ा खड़ा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। इन सभी का अगर इंडेक्स देखेंगे, जितना कैटेगरी मैंने अभी बात किया, निफ्टी 500, इसका मतलब है 50% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। इसी रेशियो में पैसा लगाएंगे, जितना कैटेगरी है, इसका मतलब इंडेक्स का मतलब ये है। एसबीआई कॉन्ट्रा के पोर्टफोलियो का अगर लेआउट चेक करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल कैप में 10%, लार्ज कैप में लगभग 50%, मिड कैप में 13%, इस तरह से करके लेआउट है। अदर मतलब पता नहीं फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पैसा लगाए। ये अदर ऐसे होना नहीं चाहिए, कैटेगरी जरूर होना चाहिए। अदर मतलब कहाँ, अगर अभी भी मुझसे पूछेंगे कि 15 साल से ऊपर का टाइम हो, 12 साल 15 साल से ऊपर का टाइम हो, तो स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है। यहाँ से मैं जो SIP स्टार्ट किया हूँ, अगर उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 5 फंड है 10-10 हजार का। SBI स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल, निफ्टी माइक्रो कैप 250 और SBI 250। लगभग जो 5800 कंपनी ना, ऊपर का 250 छोड़ दीजिए, लार्ज कैप मिड कैप। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप है तो लार्ज कैप मिड कैप में पैसा नहीं लगाया होगा, थोड़ा बहुत तो वहां भी लगाया है। अगर मैं यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप का बात करूं तो स्मॉल कैप में 67% है, लार्ज कैप में 12% है, मिड कैप में 14% है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से डाइवर्सिफाइड करके लगाए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का
एमफी क्या बोलते हैं, एज पर सेबी रेगुलेशन क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप मतलब एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप। मिड कैप कैटेगरी मतलब एटलीस्ट 65% इन मिड कैप, बाकी लार्ज कैप स्मॉल कैप कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से करके ये लेआउट है सेबी और एमफी की तरफ से। तो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर हैं या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, स्मॉल कैप में ही आपको कंटिन्यू करना है। जो लोग नहीं देख रहे हैं, 1-1 हजार का एसआईपी, 2-2 हजार का एसआईपी चलाना है, तो एईएम जिसका 5-10 हजार करोड़ के ऊपर है उसी फंड को आपको चुनना है। निपॉन स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप 30 हजार करोड़ का, क्वांट स्मॉल कैप है 25। क्वांट में बहुत भूचाल आया था, वो भूचाल सब जगह कहीं भी आ सकता है। प्रॉब्लम किसी भी एमसी के साथ कांड कहीं भी हो सकता है, और वो कांड करने के लिए फिर एमपी और सेबी लगे हुए हैं, उसको सीधा करेंगे। तो क्वांट में ये जो कांड सुने, कभी एक्सिस में कांड हुआ था, कभी आईसीसी में हुआ था, कभी निपॉन में हुआ था, कभी सुंदरम में हुआ था, वो चलते रहता है कहीं ना कहीं। हिस्ट्री ढूंढेंगे तो कांड सभी लोग ने किया है। नीचे देखेंगे अगर डीएसपी स्मॉल कैप, ये भी काफी ताबड़तोड़ रिटर्न दिया था एक समय में, अभी थोड़ा नीचे है। अगर 5,000 रुपये पर मंथ का इसमें आप चेक करते हैं, 2012 से लेके अब तक 7,80,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 30,15,000, 19% का रिटर्न जनरेट करके सालाना दिया है। तो इस तरह से करके आपको स्मॉल कैप में 5-6 स्मॉल कैप, एक इंडेक्स फंड, एक माइक्रो कैप, इसमें आप डाइवर्सिफाइड करके जा सकते हैं। कितना आप एसआईपी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 20,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी हुआ, निपॉन स्मॉल कैप में 31 लाख जमा हुआ, 1,62,00,000 मिला, ना मिले इतना, इसका आधा मिले 80। अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो 23% का रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन 80 हो तो कितना रिटर्न दिखाएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। ये 20,000 रुपया का एसआईपी था और कब से चला, 2012 से अब तक 15 साल हुआ। तो 15 साल में अगर कैलकुलेट करेंगे कि 1,60,00,000 ना बने, उसका आधा बने, 20,000 रुपये पर मंथ किया, 15 साल तक चलता रहा, 10% का रिटर्न मिला तो 36 लाख जमा हुआ, 83-84 लाख रुपया बना, उसका आधा भी बने ना तो भी बैंक पोस्ट ऑफिस से, सेफ सेफर से आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। मिला तो बैंक को भी, इंश्योरेंस को भी, क्योंकि वहां उसने भी पैसा वहीं लगाया मार्केट में और उनको इतना जनरेट हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी वगैरह को, लेकिन आपको 7, 8, 8.5 इसमें समेट के रख दिया। तो लंबा समय है तो जरूर आपको इक्विटी एसआईपी में पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट्स के पहले इन्वर्टेड कॉमा में मैं एक किताब का तैयारी कर रहा हूँ, उस किताब का छोटा छोटा 2-2 मिनट पार्ट करके हर वीडियो में बताता जाऊंगा। लगभग 20-25 वीडियो में वो किताब पूरा हो जाएगा, फिर संग्रहित करके किताब आपको दूंगा। किताब का शीर्षक होगा रोकड़ा, अपना या किसी और का। तो इसमें पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कभी सदियों पुराना बात करते हैं तो चावल, दाल, जीरा, मरीच, धनिया, गुड्डी आपस में लेन देन करते हैं। बार्टर सिस्टम बोलते थे ना, 1 किलो चावल देंगे तो आधा किलो दाल मिलेगा, वो कांस्टेंट था। कभी ऐसा नहीं होगा 1 किलो चावल देंगे तो 100 ग्राम दाल मिलेगा, अगर 1 किलो दाल देंगे तो 100 ग्राम जीरा मिलेगा, वो कांस्टेंट था। कितना भी भूचाल आ जाए, वो 1 किलो दाल देंगे तो 100 ग्राम जीरा ही मिलेगा, कांस्टेंट था। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो इसलिए पैमाना फिक्स था, 1 कटोरी दिया तो आधा कटोरी दाल मिलेगा, ये फिक्स था। लेकिन प्रॉब्लम तब आया कि इतने ही चीजों का जरूरत नहीं है, कुछ और जरूरत है जो हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कहीं और शहर से लाना है, किसी और देश से लाना है, तो एक कॉमन पैरामीटर बनाया। जैसे कि 1 मीटर होता है, फिक्स मीटर है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और इससे तो काफी सारा कपड़ा मेजर करते हैं ना, सूती का भी मेजर करते हैं, टेरिकॉटन के भी मेजर करते हैं, कुछ भी मेजर करते हैं। 100 तरह का कपड़ा होगा और मेजर करने के लिए मीटर पैमाना एक ही है। उसी तरह 100 तरह का चीज है, उसको लेन देन करने के लिए एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड मानक बनाया, सोना, गोल्ड को मानक बनाया कि ऐसे लेन देन करेंगे। 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, थोड़ा सा जीरा, उसका मानक इतनी सा सोना, 1 आना सोना होगा। वो 1 आना कांस्टेंट होगा, मतलब चावल दिया 1 किलो, आधा किलो दाल हमेशा, 1 किलो दाल दिया तो 100 ग्राम जीरा हमेशा कांस्टेंट है। तो उसका कांस्टेंट करते करते 1 आना सोना वो कांस्टेंट बनाया, जैसे मीटर में होता है, उसी तरह से बनाता चला गया। उसी तरह से ये मानक यूनिट सेट हो गया। और मान लेते हैं उस जमाने के या इस जमाने के कि 1 किलो चावल 50 रुपया मिलता है, यानी कि वो 50 रुपया, वो जो मानक सेट किया था कुच्ची सा सोना, वो बराबर होगा। आज इन्वर्टेड कॉमा में इतना ही, आगे फिर कुछ और अध्याय का चर्चा करेंगे और धीरे धीरे सारे किताब को पीडीएफ को जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सर मुझे 5 साल बाद घर बनवाना है, 20,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20 लाख टारगेट है, उचित फंड बताएं, क्या मिड कैप सही है? अगर आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल मान के चलिए, इतना टाइम लगाएंगे आप, 1-2 साल मार्केट को, मोगेम्बो को कभी भी दे दीजिए, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जिसका एईएम ज्यादा है, बराबर बराबर करके 2 मल्टी कैप 2 फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और इन्वेस्ट करते चले जाइए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो बाद में बना लीजिएगा, जहां तो रह रहे हैं घर में रह ही रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपका पैसा 18-20% से ऊपर का रिटर्न ना दिखाए, आपको रिडीम नहीं करना है।
ये जो अभी कांड हुआ टीवी मीडिया रिंगटोन में, उसमें ये चीज भूल ही गए। ये 2-3 साल पहले का न्यूज है। लिथियम का भंडार मिला है, अब 10,000 घर को हटाया जाएगा। अब उधर से भी जो बम गिर रहा है ना, वो उसी एरिया में गिर रहा है जहां पे ये भंडार है। मतलब सोच लो, मोगेम्बो जो कंपनी ऊपर बैठा हुआ है ना, हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं और दूसरा बगल वाला भी उसी के लिए काम कर रहा है। उसी एरिया को ऐसा दहशत फैलाना है कि 10,000 लोग अपने आप बाहर निकल जाए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। आंखें गड़ा के रहना, मिलेगा किसको? बंदर बाट होगा, खरबों का संपत्ति है। अगर सही मार्केट रेट पे बेचा जाए ना, बेचा क्यों जाए, खुद बेचेंगे। अगर बेचा जाएगा खुद तो 1-1 लाख रुपया हर घर को मिलेगा, इतना संपदा है। सर मैंने अभी 50,000 मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में डाल दिया है, क्या सही है? मैं सेक्टोरियल फंड से मना करता हूँ। आपका और भी एक्सपोजर है, लगा के देखना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो लगा दीजिए। ज्यादा पैसा है, 50,000 लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा ही है, तो सेक्टोरियल फंड से मैं मना करता हूं। आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में धीरे धीरे करके जाना चाहिए। लगा दिए तो कोई बात नहीं, 1 साल के बाद धीरे धीरे एसटीपी करके मोतीलाल माइक्रो कैप 250 है, उसमें जाके स्विच कर जाइएगा। सर मेरे पास अगर 20 साल है तो क्या 2025 से 35 तक 10 साल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं और 10 साल फिर छोड़ दूं 45 तक, उसके बाद हाइब्रिड इक्विटी में इन्वेस्ट करूं तो कैसा रहेगा? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि स्मॉल कैप में 10 साल लगाया और 10 साल के बाद पैसा ज्यादा बन गया, फिर हाइब्रिड इक्विटी में चला गया। फिलहाल मैं एसआईपी चला रहा हूं 2024 से, एसबीआई, टाटा, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन और माइक्रो कैप और एक मिड कैप भी है। जब आप इस फंड में बने हुए हैं ना, 10 साल के बाद आपको पता लगेगा कि इसी में बने रहिए। मान लेते हैं कि आप ऐसा चेंज करते हैं। मेरा जो फंड है अभी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 5,28,000 जमा है और वैल्यू है 23,67,000, 18% का रिटर्न दिख रहा है। अगर ये गिर के 18 लाख 15 लाख पे भी आ जाए तो भी 13-14% का रिटर्न दिखेगा। उसी तरह अगर आप चेक करेंगे आईसीसी स्मॉल कैप, निप्पॉन ग्रोथ फंड, 8,80,000 जमा है और वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 42 लाख। तो ये मान के चलिए कि 20% गिरावट हो जाए, तो इतने लंबे समय के लिए आप जब कर रहे हैं ना, 10-12 साल के बाद आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ गया है। मान लेते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख पूरा हो गया, तो ये मान के चलिए कि 20 करोड़ कभी भी मोगेम्बो खा जाएगा। ये इस तरह का टीवी मीडिया रिंगटोन में धड़ाम धड़ाम मचा करके कभी भी वो गिरा देगा, दहशत फैला करके। कुछ होगा नहीं, लेकिन टीवी मीडिया उसी का है ना, तो इस तरह से तैयार रहिए। तो मैं कहूंगा कि अभी आप कर ही रहे हैं तो बाद में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसी में बने रहेंगे, तो ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये जरूर करना चाहिए, जो अत्यधिक रिक्वायरमेंट का पैसा है, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, घर के लिए, उस पैसे को आप निकाल करके डेट फंड में रख लेंगे 1-2 साल पहले और वो काम कर लेंगे। लेकिन जीवन यापन करना है, रिटायरमेंट का पैसा है तो बने रहेंगे, वहां से पैसा आ जाएगा। 10-20% हलचल करने के लिए छोड़ दीजिए वहां पे। सर स्टेप बाय स्टेप बताइए, 10 लाख रुपया लमसम किया शॉर्ट टर्म में और वहां से स्मॉल कैप में एसटीपी किया। बहुत आसान है, कोई भी ऐप में कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने वन टाइम या एसआईपी के थ्रू वन टाइम में आपने एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दिया, और यहाँ के बाद जिस भी ऐप से कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से कर रहे हैं, वहां पे जब फंड को क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा एसटीपी का, और वहां पे 2 ही चीज होगा, अमाउंट, कितना अमाउंट करना है, और डेट। 2 चीज रहेगा, 5 तारीख का, 10 तारीख का, 25 तारीख का। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, और उधर सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन से फंड में करना है, वो फंड ले लीजिए, स्मॉल कैप, बस हो गया। यही सिंपल है। अलग अलग ऐप तो सैकड़ों ऐप ना, तो ऐप में आपको लेआउट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये प्रोसीजर यही है कि पैसा लगाया, एसटीपी सेलेक्ट किया, जैसे रिडीम का ऑप्शन है, स्विच का ऑप्शन है, उसी तरह एसटीपी का भी ऑप्शन वहां पे मिलेगा। और अगर मान लेते कोई ऐप ऐसा है जो एसटीपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो एसबीआई की वेबसाइट पे चले जाइए। फंड आपने कहीं से भी खरीदा हो, किसी भी ऐप से खरीदा हो, पर एसबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, अमाउंट, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, स्मॉल कैप में स्विच करते चले जाइए।